मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल एक लड़के की तरह ही गुजारे हैं। हर चीज़ की है जो एक लड़का करता है। मैस्कुलिनिटी का जो हाईएस्ट पीक है वो मैं छू कर आ चुकी हूँ। जैसा एक लड़का होता है जैसे ही वो सारी चीज़ें करते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनाना, पार्टीज़ करना, बाइक पर घूमना, सब कुछ मैंने अपने अंदर से कुछ और था। अंदर से हमेशा से कुछ और था। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं इतनी रिस्पेक्टेड अच्छे काम कर रही हूँ, अच्छी चीज़ कर रही हूँ, बट फिर भी जब मैं कभी जा रही हूँ तो कोई पीछे से छक्का बोल देता है या कोई हिजड़ा बोल देता है। अब वो लोग बहुत ही लो क्लास हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वो लोग मेरे को छक्का बोलते हैं तो मुझे बुरा भी नहीं लगता है, लेकिन किसी को बुरा लग सकता है क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि अब उनको कोई वर्ड भी नहीं पता है इसके सिवा। छक्का, ट्रांस वुमेन तो एक नया वर्ड है, एक इंग्लिश वर्ड है जो अब आया है, लेकिन छक्का, हिजड़ा, ये सब लोग मुझे बोलते हैं, मेरे को कोई परवाह इसकी नहीं पड़ती। हौस खास की बात की जाए तो हौस खास की पार्किंग के अंदर सेक्स वर्क जो ट्रांस वुमेन्स होती हैं वहाँ सेक्स वर्क भी चलता है, भी चलते हैं। हाँ, अभी 12 बजे के बाद अगर आप जाओगे तो वहाँ ट्रांस वुमेन्स खड़ी होंगी और वहाँ सेक्स वर्क होता है। अब मेरे लिए मुश्किल ये होता है कि मुझे भी वहीं से कैब लेनी होती है अपने घर के लिए, तो मैं अपनी कैब के लिए जब वहाँ वेट करती हूँ तो गाड़ियाँ आती हैं और मुझसे मेरे रेट, प्राइस, चलना है, ये वो पूछती हुई जाती हैं। दिन एक इंसिडेंट हुआ, मैं रेड लाइट पर थी और कुछ स्कूटी वाले आगे थे और उन्होंने मेरे को देख लिया। अब मैं डर गई तो रेड लाइट पे मैं अपनी गाड़ी में नीचे छुप गई, अपनी ही गाड़ी में, कि जब ग्रीन होगी तो ये निकल जाएंगे ये लोग, बट वो लोग निकले नहीं ग्रीन होने के बाद भी, और पीछे से सब हॉर्न बजा रहे हैं कि मैं चल क्यों नहीं रही हूँ। अब मुझे उठना पड़ा, मैं उठी ऊपर, उन्होंने मुझे देखा और मेरे पर हंसे पहले 2 मिनट तक और फिर चले गए। मेरे को बहुत बुरा लगा और मेरे को लगा कि गाड़ी में ये करना ना सेफ़ नहीं है। आज अगर मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो हो सकता है कोई एक्शन ले लिया जाए, लेकिन उस समय पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था क्योंकि उस समय मैं ही गलत हूँ। अगर कोई मेरा रेप करता है तो भी मेरे को ही जेल होगी क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, मैं जो कर रही हूँ वो क्रिमिनल एक्टिविटी है, अलाउड ही नहीं है, तो गलती मेरी मानी जाएगी। तो गाड़ी में ये सब किया और मैं बहुत दिनों तक गाड़ी में करने के बाद बोर हो गई और मैं अपने आप को कभी देख नहीं पाती थी। मैं अपने घर पहुंचने वाली थी, मेरे से गलती ये हो गई कि मेरी गाड़ी के जो लॉक होते हैं वो खुले हुए थे। मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक 6 फीट का बंदा मेरी गाड़ी में आके बैठा है। उसने मुझे हैरेस किया, उसने मुझे बोला कि मैं पुलिस वाला हूँ और अब मैं तेरे साथ देख क्या करता हूँ, तेरी पूरी फैमिली को बताऊँगा, मैं तेरी पूरी सोसाइटी में तेरे को नंगा कर दूँगा, ऐसा ऐसा बातें उसने मुझे बोली जो मेरे को बहुत डरावनी लगी। ना भी हिजड़ा कम्युनिटी ने के लोग हैं, वो लोग सेक्स वर्क या फिर बेगिंग के अंदर, मैं मानती हूँ कि उनके पास प्रिविलेज नहीं है, मैं मानती हूँ कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, मगर इस चीज़ को एक जॉब बना लेना और इसी चीज़ को करते चले जाना भी गलत है, बहुत गलत है। अगर तुम सेक्स वर्क करते, आज मुझे लोग देख के यही सोचते हैं कि मैं सेक्स वर्क करूँ, क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल से सारे ट्रांस वुमेन कम्युनिटी, हिजड़ा कम्युनिटी सेक्स वर्क के अंदर है। मैं जब भी कोई घर पे नहीं होता तो अपनी मम्मी के कपड़े पहनती थी। मुझे याद है मेरी मॉम के जो भी सूट्स हैं या मेरी मॉम की साड़ीज़ हैं, मेकअप तो नहीं, उस वक्त तो इतना मुझे नहीं पता था। उस समय पे ना शीशा होता था बड़ा, उस समय पे कोई फ़ोटो क्लिक करने के लिए कोई कैमरा नहीं होता था। उस समय में इतने से छोटे से शीशे में तुम अपने आप को देख भी नहीं सकते, लेकिन जो कपड़े पहनने का एक फ़ील होता है, जो पहनने के बाद सोचो मैंने एक कपड़ा पहना और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट दे रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे उसके लिए कुछ भी मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। एक रूम जहाँ मैं अकेली हूँ वहाँ पर मैं उस ड्रेस को चेंज करके इतना अच्छा फील कर पा रही हूँ जितना मुझे कभी भी नहीं लगा है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और ये क्यों है। ट्रांस वुमेन्स मोस्टली लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लड़कों की तरफ ही हो। ट्रांस मैन अगर लिया जाए तो वो मोस्टली लड़कियों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। अगर गे की बात की जाए तो वो लड़के और लड़के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। लेस्बियंस की बात की जाए तो एक लड़की से अट्रैक्टेड होती है। अब जेंडर और सेक्सुअलिटी अलग है। अगर गे की बात की जाए, लेस्बियंस की बात की जाए तो ये सेक्सुअलिटी के अंदर आ जाते हैं। इनकी सेक्सुअलिटी ये है कि ये एक मैन से मैन को पसंद करते हैं, एक वुमेन है जो वुमेन को पसंद करती है। एक ट्रांस वुमेन सेक्सुअलिटी में भी चेंज करती है और जेंडर में भी अपने आप को चेंज करती है। जेंडर के वो उसको तोड़कर अपना एक डिफरेंट जेंडर करती है। मुझे हमेशा से ये लगता है कि
लोगों को लगता है कि ये बुरी चीज़ है या ये बहुत बेकार है, मगर अगर स्पिरिचुअली देखा जाए और हमारे भगवानों को जिस तरह से लोग पूजते हैं, अगर शिवा की बात की जाए, अर्धनारीश्वर, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का जो एक मेल है, जैसे एक वुमेन है वैसे ही मैं हूँ, तो मैं मेन वॉशरूम में नहीं जाऊँगी, और अगर मैं वुमेन वॉशरूम में जाती हूँ तो वो लोग हमें बोलते हैं कि आप इस वॉशरूम में क्यों आए हो, आप अपने वॉशरूम में जाओ मेन वाले। तो एक नॉर्मल चीज़, एक ऐसा नेचर्स कॉल है जो रोका नहीं जा सकता, जिसके लिए एक नॉर्मल सहूलियत होनी चाहिए, वो ही नहीं है। और ये सरकार की नाकामी नहीं, ये लोगों की नाकामी है। लोग इतना पढ़ लिख के, इतना डेवलप होने के बाद भी इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। कॉल गर्ल के ऊपर मूवी है, ब्राज़ीलियन लड़की के ऊपर, और मूवी में दिखाया गया कि किस तरह से, कैसी परेशानियों से वो गुजरती है और कैसे एक सक्सेसफुल वुमन बनती है। बीइंग अ प्रोस्टिट्यूट भी वो अपनी लाइफ में ऑप्टिमिज्म को नहीं छोड़ती है, पॉजिटिव साइड हमेशा अपनी रखती है, और कैसे वो एक सक्सेसफुल वुमन बन जाती है। मैंने ये मूवी देखी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई, मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी। उस लड़की का नाम था ब्रूना, और सच कहूँ तो वो बहुत सुंदर थी दिखने में, तो मुझे ये नाम इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा मैं अपने नाम को ब्रूना रखूंगी। मैंने अपने दोस्तों को बताना स्टार्ट किया, रिलेटिव्स को बताना स्टार्ट किया, अपने कजिन्स को बताना स्टार्ट किया, और छोटे से छोटे बंदे से लेके बड़े से बड़े बंदे को बताना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं यहाँ काम करती थी, और जब मैं यहाँ काम करती थी तब एक लड़के के तौर पे ही काम करती थी। यहाँ पर मेरे काम पर भी किसी को नहीं पता था इस बारे में, चेतन हो या और आर्टिस्ट जो भी यहाँ काम करते हैं उनको भी नहीं पता था। तो इन लोगों को बताना, इन लोगों को समझाना। अब मेरी यहाँ काम वाली आंटी आती हैं जो काम करती हैं रोज़, उन तक को ये बात बताना, नीचे पनवाड़ी भैया को समझाना कि अब मैं एक लड़की नहीं एक लड़के के रूप में आऊँगी और आपको ऐसे मिलूँगी, आप मुझे कैसे ट्रीट करोगे। अब मेरे परिवार वाले मेरे को ब्रूना कहते हैं, वो मुझे एक वुमेन की तरह ही ट्रीट करते हैं। मेरी मॉम, अब जैसे मेरी मॉम है, वो मुझे अपने सूट्स देती हैं, अपने ज्वेलरी मुझे पहनने के लिए देती हैं, मेरे साथ घूमने जाती हैं, हम डेट्स पे जाते हैं, लंच करते हैं। और जो रिलेशन मेरा पहले, जैसे तुमने हमेशा देखा होगा कि एक लड़के का अपनी माँ से जितना रिलेशन होता है वो सिर्फ इतना ही होता है कि खाना बना दे, मैं लेट आऊँगा, ये कर दो, वो कर दो, या कपड़े धो दो, या पर वो कभी बॉन्ड ना बन नहीं पाता है अपनी माँ के साथ जो एक लड़की का बनता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ किया एक लड़की बनने के बाद कि अब मेरी माँ के साथ मेरा बॉन्ड चेंज हो गया है। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੇਮ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ LGBTQ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਵਸਾਉਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਆ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਤਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ LGBTQ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰੂਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੌਜ਼ ਖਾਸ ਵਿਲੇਜ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਰੂਨਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ DW ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੂਈ ਵੁਇਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ LGBTQ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੀਚਰ ਅਤੇ LGBTQ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਰੂਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ अपने बिजी स्केड्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया आपके चैनल पर आकर अपनी बात रख कर कहने का, और मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आने वाला है इस इंटरव्यू में। जी ਬਰੂਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ समझ आवे ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ मैं समझ में सारी आती है, बोलने में समझ सारी आती है, बोलने में दिक्कत होती है क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली हूँ, यहीं पढ़ी हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ, तो पंजाबी गाने सुने हैं, समझ सब आता है, लेकिन बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ठीक है, अच्छा चलो ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੌਰਨ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਬਰੂਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਕਿ ਬਰੂਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੌਰਨ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਰੂਨਾ ਪਿਆ? जब मैं पैदा हुई थी तब मेरा नाम ब्रूना नहीं था, मेरा नाम मेरे घर वालों ने अक्षय रखा था। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में उसको कभी मौका नहीं मिलता है कि अपना नाम वो खुद चूज़ कर पाए। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके घर वाले ही उसका नाम रख देते हैं, कोई मौसी, दादी, दादा मिलकर कोई भी नाम रख देते हैं। अब भले ही उसको वो नाम पसंद हो या ना पसंद हो, ज़िंदगी भर वो उस नाम के साथ रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांस वुमेंस के पास ये एक मौका होता है जहाँ वो अपना नाम खुद चूज़ कर सकती है, अपना नाम खुद बना सकती है, अपने नाम जो भी उसे पसंद हो वो रख सकती है। ज़िंदगी ने मुझे भी ये मौका दिया। और मैंने बचपन से ही हमेशा ये सोचा था कि अगर मैं एक लड़की होती तो मैं एक इंडियन नाम नहीं बट एक थोड़ा वेस्टर्न नाम रखती। और मैंने एक मूवी देखी, एक मूवी है नेटफ्लिक्स पर है, आप भी देख सकते हो। मूवी का नाम है कन्फेशंस ऑफ अ ब्राज़ीलियन कॉल गर्ल। एक कॉल गर्ल के ऊपर मूवी है, ब्राज़ीलियन लड़की के ऊपर। और मूवी में दिखाया गया कि किस तरह से कैसी परेशानियों से वो गुजरती है और कैसे एक सक्सेसफुल वुमन बनती है। बीइंग अ प्रोस्टिट्यूट भी वो अपनी लाइफ में ऑप्टिमिज्म को नहीं छोड़ती है, पॉजिटिव साइड हमेशा अपनी रखती है और कैसे वो एक सक्सेसफुल वुमन बन जाती है। मैंने ये मूवी देखी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई, मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी। उस लड़की का नाम था ब्रूना, और सच कहूँ तो वो बहुत सुंदर थी दिखने में। तो मुझे ये नाम इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा मैं अपने नाम को ब्रूना रखूँगी। मगर ब्रूना के साथ मुझे कुछ जोड़ना था। एक कास्ट होती है हर किसी की, हर किसी के नाम के पीछे एक सरनेम लग जाता है जो उसको सब्जेक्टिफाई करता है कि वो पंजाबी है या बिहारी है या जाट है। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे नाम के पीछे लिखा होना चाहिए फ्री स्पिरिट, क्योंकि मैं फ़ील करती हूँ कि मैं एक फ्री स्पिरिट हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मैं किसी जात पात या इन चीज़ों के बीच में फंसूँ, या ये चीज़ें मुझे किसी चीज़ के सब्जेक्ट के दायरे में लाकर रख दे कि मैं पंजाबी हूँ या मैं किसी भी कास्ट से बिलोंग करती हूँ। तो फ्री स्पिरिट, मैं खुल के ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। आपका जो फुल नेम है ब्रूना फ्री स्पिरिट है? मेरा नाम पूरा ब्रूना फ्री स्पिरिट है, और वो इसीलिए है ब्रूना उस मूवी से, और फ्री स्पिरिट इसलिए क्योंकि मैं
खुद ये बिलीव करती हूँ कि मेरी जो अंदर से सोल है वो इन सब जेंडर के बाउंडेशन से पार है, सेक्स की चीज़ों से पार है, किसी कास्ट और ये चीज़ों से मेरे को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो फ्री स्पिरिट। फ्री स्पिरिट। अमेजिंग। तो आपके जो घर वाले हैं, आपके पेरेंट्स हैं, डू यू लिव विद योर फैमिली, और कैसे आप रहते कैसे हो? मैं अपनी अब तो मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ एंड हम काफ़ी अच्छे से रहते हैं और मेरी मॉम मुझे एक्सेप्ट करती हैं। अब मेरा भाई मुझे एक्सेप्ट करता है, मेरा एक बहुत प्यारा सा डॉग है एंड इस एक्सेप्टेंस में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी टाइम तक मुझे उन्हें मनाना पड़ा, काफ़ी टाइम तक मुझे उन्हें ये साबित करना पड़ा कि ट्रांस वुमेन होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। मेरी मॉम भी एक पंजाबी मॉम है, एकदम टिपिकल पंजाबी मॉम जैसे होती हैं। उनके सपने थे कि उनका एक लड़का है, उसकी शादी, और जैसे हर एक मॉम की इच्छाएं होती हैं, उनकी सेम इच्छाएं मेरे लिए थी। तो एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन आज मैं उनके साथ रहती हूँ और वो मेरे साथ खुशी से रहती हैं, तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप पहले परिवार से अलग भी आपको रहना पड़ा? नहीं, परिवार से अलग तो मुझे नहीं रहना पड़ा, लेकिन उसी परिवार में मेरी एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो मैं पहले रोहिणी में रहती थी और मैंने जब उन्हें ये बताया तब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। बट मैंने इस चीज़ को आपने कभी कब डिस्क्लोज किया कि आप एक ट्रांस वुमन हो? अपनी ज़िंदगी में 27 साल की जब मैं थी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं बताया था, और 27 साल के होने के बाद तब तक आप एक लड़के की ही वेशभूषा में रहे? मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल एक लड़के की तरह ही गुजारे हैं। हर चीज़ की है जो एक लड़का करता है। मैस्कुलिनिटी का जो हाईएस्ट पीक है वो मैं छू कर आ चुकी हूँ। जैसा एक लड़का होता है, जैसे ही वो सारी चीज़ें करते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनाना, पार्टीज़ करना, बाइक पर घूमना, सब कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी अंदर से कुछ और था? अंदर से हमेशा से कुछ और था। मगर जैसे कि मैंने बताया कि LGBTQ पहले एक क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती थी। 2019 में जब ये जजमेंट पास हुआ, उससे पहले अगर मैं एक वुमेन की तरह ऐसे बाहर निकलूं तो मैं एक क्रिमिनल हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ये उस टाइम पे तो नहीं कर सकती थी। प्लस मेरी फैमिली और 90s का वो टाइम जब LGBTQ का कोई मतलब नामो निशान भी नहीं था, उस समय पे किसी को बताना, और सबसे मेन बात कि मैं खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। मुझे खुद को नहीं समझ आता था। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं है, हमने किसी मूवी में नहीं देखा है कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, ट्रांस वुमेन क्या होता है। हमने बस हिजरा कम्युनिटी को देखा है और सोचा है कि ये एक ऐसे लोग होते हैं। तो डर लगता था और सोचती थी कि मैं भी ऐसी हूँ, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। तो 27-26 साल तक मैंने ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया। इतना बड़ा जो आपके अंदर एक, जिसको कहती हूँ कि अलग सी चीज़ जो पनप रही थी, है ना, एक सच्चाई, इनफैक्ट जो अंदर से आप फील करते थे, हार्मोनली आप फील करते थे, वो आपने इतने साल तक किसी को भी नहीं बताई? अपनी मदर को भी, या उनको कभी पता नहीं चला? किसी को भी नहीं। मैंने जैसे बताया, किसी को भी ये बात के बारे में नहीं पता था। मेरे कज़न्स को ले लिया जाए या मेरे परिवार में और रिलेटिव्स को ले लिया जाए, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को ले लिया जाए जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, किसी को भी इस बात का वो नहीं था। और मैं खुद भी ये मानती थी कि ये एक ऐसी चीज़ है, शायद ये एक ऐसी बुरी चीज़ है या ऐसी बुरी आदत है जो मुझे लग गई है और मुझे इसको एक रूम के अंदर बंद करके ही करना है। तो मैं अपने घर में जब भी मुझे टाइम मिलता था, तो डिप्रेसिव भी बहुत होगा फेज? वो फेज़ डिप्रेसिव तो था, मगर मुझे इतनी खुशी मिलती थी, जैसे एक महीने में एक बारी मुझे ये मौका मिल गया है अपने घर में ही करने का, जब कोई घर पर नहीं है। तो वो एक दिन, वो एक मौका ही मेरे लिए इतना अच्छा होता था, और मुझे लगता था कि ये जो भी मैं कर रही हूँ ये गलत है, तो हमेशा मैं उसको दबा कर चलती थी। मैं जब भी कोई घर पे नहीं होता तो अपनी मम्मी के कपड़े पहनती थी। मुझे याद है मेरी मॉम के जो भी सूट्स हैं या मेरी मॉम की साड़ीज़ हैं, मेकअप तो नहीं, उस वक्त तो इतना मुझे नहीं पता था। उस समय पे ना शीशा होता था बड़ा, उस समय पे कोई फ़ोटो क्लिक करने के लिए कोई कैमरा नहीं होता था। उस समय में इतने से छोटे से शीशे में तुम अपने आप को देख भी नहीं सकते, लेकिन जो कपड़े पहनने का एक फ़ील होता है, जो पहनने के बाद सोचो मैंने एक कपड़ा पहना और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट दे रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे उसके लिए कुछ भी मिल रहा है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा। एक रूम जहाँ मैं अकेली हूँ, वहाँ पर मैं उस ड्रेस को चेंज करके इतना अच्छा फील कर पा रही हूँ जितना मुझे कभी भी नहीं लगा है। बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और ये क्यों है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਰੂਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ। बहुत ट्रांस वुमेन्स इतनी लकी नहीं होती हैं
क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी ये स्टार्ट की तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं अब अपनी आइडेंटिटी के बारे में सबको सच बताने वाली हूँ। जो भी मुझे एक्सेप्ट करेगा वो मेरी ज़िंदगी में आगे से इन होगा, और जो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करता है वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए आउट हो जाएगा। मैंने अपने दोस्तों को बताना स्टार्ट किया, रिलेटिव्स को बताना स्टार्ट किया, अपने कज़न्स को बताना स्टार्ट किया, और छोटे से छोटे बंदे से लेके बड़े से बड़े बंदे को बताना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं यहाँ काम करती थी, और जब मैं यहाँ काम करती थी तब एक लड़के के तौर पे ही काम करती थी। यहाँ पर मेरे काम पर भी किसी को नहीं पता था इस बारे में, चेतन हो या और आर्टिस्ट जो भी यहाँ काम करते हैं उनको भी नहीं पता था। तो इन लोगों को बताना, इन लोगों को समझाना। अब मेरी यहाँ काम वाली आंटी आती हैं जो काम करती हैं रोज़, उन तक को ये बात बताना, नीचे पनवाड़ी भैया को समझाना कि अब मैं एक लड़की नहीं एक लड़के के रूप में आऊँगी और आपको ऐसे मिलूँगी, आप मुझे कैसे ट्रीट करोगे। बट जिसको भी मैंने बताया ना उसने मुझे एक्सेप्ट किया, जिसको भी मैं बताती चली गई, सिर्फ मेरी मॉम को छोड़कर। मुझे याद है मैंने सबसे पहले अपने भाई को बताया था, और उस टाइम पे वो साइकोलॉजी ऑनर कर रहा था। साइकोलॉजी ऑनर्स में ये चीज़ों के बारे में, हाँ, ये चीज़ों के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो वो काफ़ी जल्दी इस चीज़ को समझ पाया। उसने इस चीज़ को समझा, मेरे फ्रेंड्स ने इस चीज़ को समझा। कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा, मैंने उनको अपनी ज़िंदगी से आउट कर दिया, और मैंने सोचा कि मैं नए फ्रेंड्स बनाऊंगी। उस टाइम पे मेरे बहुत कम फ्रेंड्स होते थे, बीइंग अ लड़का भी मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते थे, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। बट आज 4-5 साल बाद मेरे इतने सारे दोस्त हैं कि मैं गिनवा भी नहीं सकती हूँ। बहुत सारे मेरे नए दोस्त बने, बहुत सारे नए रिलेशनशिप्स बने, और सब ने एक्सेप्ट किया मुझे। किसी को टाइम लगा, किसी को कम टाइम लगा, किसी को मेरा नाम लेने के लिए थोड़ी दिक्कत हुई, किसी को मेरे प्रोनाउंस समझ नहीं आते थे कि अब मैं इसको ही बोलूँ या शी बोलूँ, मैं इसको कैसे बुलाऊँ। बहुत टाइम लगा इन चीज़ों को समझाते हुए, बहुत टाइम लगा उनको चेंज होते हुए। जैसे यहाँ जो आर्टिस्ट हैं उनको, नीचे के लोगों को, दुकान वाले लोगों को टाइम लगा, बट लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। तो आप ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੂਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਕਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? अब मेरे परिवार वाले मेरे को ब्रूना कहते हैं। वो मुझे एक वुमेन की तरह ही ट्रीट करते हैं। मेरी मॉम, अब जैसे मेरी मॉम है वो मुझे अपने सूट्स देती हैं, अपने ज्वेलरी मुझे पहनने के लिए देती हैं, मेरे साथ घूमने जाती हैं, हम डेट्स पे जाते हैं, लंच करते हैं। और जो रिलेशन मेरा पहले, जैसे तुमने हमेशा देखा होगा कि एक लड़के का अपनी माँ से जितना रिलेशन होता है वो सिर्फ इतना ही होता है कि खाना बना दे, मैं लेट आऊँगा, ये कर दो, वो कर दो, या कपड़े धो दो, या हर पर वो कभी बॉन्ड ना बन नहीं पाता है अपनी माँ के साथ जो एक लड़की का बनता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये रियलाइज़ किया एक लड़की बनने के बाद कि अब मेरी माँ के साथ मेरा बॉन्ड चेंज हो गया है। अब मैं अपनी माँ की, लगता है कि ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਲ ਕਿਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀ है। तो वो चीज़ भी हम तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो। मेरे को इसी चीज़ में मज़ा आता है क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर मैंने वो दोनों पार्ट्स को जिया है। मैं पहले लड़का भी थी और मेरे को अपनी ही मदर के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे लिए वो बस एक माँ थी जो काम करती है, मैं घर जाती हूँ और मेरे को खाना देती है, इससे ज़्यादा मैं उनसे कभी बात भी नहीं करती थी। मगर अब जब मैं एक लड़की हूँ तो हमारा एक जो बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा बन गया है, एक फ्रेंड्स की तरह बन गया है। मैं उनको समझती हूँ, वो मुझे समझती हैं, मैं उनकी हेल्प करती हूँ चीज़ों में। अब मैं भी खाना बनाने में हेल्प करती हूँ, मैं भी घर सफाई में हेल्प करती हूँ, मैं उनको घुमाने लेके जो हाउस होल्ड चोर्स होंगे, जो लड़कियां सारे काम कार करती, तुसी वो भी करते हो? मैं वो भी करती हूँ अपने घर पे, और उनको ये देख के बहुत अच्छा लगता है। उनका जो माइंड है ना, वही जो मैंने बताया ना कि कैसे लोगों को चेंज करना है, वो मैं मिलकर, वो मैं उनसे बात कर समझा कर। अब उनको हमेशा लगता था कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी क्योंकि बाहर के लोग मुझे नहीं करने देंगे, क्योंकि समाज इतना बुरा है लड़कियों के लिए, तो ट्रांस वुमेन के लिए तो कितना ही बुरा होगा। तो ये डर उनके अंदर था, उन्हें लगता था मैं अनसक्सेसफुल रह जाऊँगी, उन्हें लगता था कि मेरे पास जॉब नहीं होंगी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे। मगर मैंने उन्हें करके दिखाया, मैंने उनको एक सक्सेसफुल वुमेन बन के दिखाया, मैंने उनको पैसे भी कमा के दिखाए, मैंने उनको इज़्ज़त भी कमा के दिखाई, और वो हर चीज़ दिखाई जो एक लड़का भी नहीं करता, जो मैं बीइंग अ लड़का नहीं कर पाती थी। ये आपने खुद का ही पोर्ट्रेट बनाया है? नहीं, ये मेरी एक फ्रेंड है जो कि मुझे बहुत सुंदर लगती है, तो एक दिन मैंने उसकी पिक्चर उठाई और मैंने उसको ड्रॉ करने की कोशिश किया। शी अ डांसर? नहीं, शी इज़ नॉट अ डांसर, बट शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, शी इज़ माई क्लाइंट ऑल्सो। तो मुझे बहुत सुंदर सी लगी उसकी पिक्चर। जैसे डांस के पोज में बनाया है। वो शूट वगैरह करती है, तो उसने ये किसी शूट में करवाया था, तो मैंने उस पिक्चर को पूरा चेंज हाउ किया। डिड यू चूज
टैटू प्रोफेशन, मतलब एक टैटू आर्टिस्ट कैसे, क्योंकि ये एक ऐसा आर्ट है कि हर कोई बंदा नहीं, कोई ले मैन नहीं सीख सकता, है ना। वो जिसके अंदर एक आर्ट हो, ड्राइंग का आर्ट हो, वो बंदा ये कर सकता है। तो इस प्रोफेशन में आपका कैसे आना हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान को आर्ट आनी चाहिए या उस इंसान का आर्ट बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि मेरा बिल्कुल ज़ीरो था। अच्छा। मुझे एक लाइन खींचनी भी नहीं आती थी, मुझे ड्राइंग में ज़ीरो इंटरेस्ट था और बहुत बुरी थी मैं ड्राइंग में। मगर मैं इस स्टूडियो पे एज अ मैनेजर आई थी और मैं यहाँ पर एज अ मैनेजर क्लाइंट्स को हैंडल करना, स्टूडियो को साफ़ सफाई देखना, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सुबह स्टूडियो खुल रहा है, और जितने भी दिन के काम होते थे एक एज अ मैनेजर, सोशल मीडिया देखना, मार्केटिंग करना, मैं ये काम करती थी। मगर ये काम करने के साथ साथ मैं टैटू आर्टिस्ट जो यहाँ काम करते हैं उनको भी देखती थी, और मैं देखती थी कि ये कितना अच्छा काम है, ये कितना ब्यूटीफुल काम है। क्योंकि एक टैटू आर्टिस्ट जब आपको एक टैटू देता है, अगर मैंने आपको टैटू बना दिया है तो वो टैटू आप पूरी ज़िंदगी अपने पास रखने वाले हो। आप ज़िंदगी में कोई भी मुझे ऐसा गिफ्ट दे दो, मैं उसे हमेशा अपने साथ नहीं रख सकती। हो सकता है वो खो जाए, हो सकता है वो टूट जाए, वो तो एंड तक साथ रहता है ना। एंड तक साथ रहता है, और वो इंसान मुझे कभी नहीं भूल सकता। मैंने उसके शरीर पे एक ऐसी आर्ट कर दी है, ना वो मुझे भूल सकता है ना मैं उसको भूल सकती हूँ। प्लस एक बॉन्ड ऐसा बन जाता है, ये एक ऐसा गिफ्ट है जो मैं उसको दे रही हूँ जो पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहने वाला है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये टैटूइंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्किन पर इसे बनाना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्लस आगे आने वाले फ्यूचर में, जो आगे आने वाले टाइम में टैटूइंग का स्कोप बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैटूज़ बनाना चाहते हैं, और अगर मनी वाइज देखा जाए तो ये एक अच्छा फील्ड है, तो मैं अच्छे मनी भी कमाने को मौका मिलता है। तो मैंने तय किया कि मैं इस चीज़ को सीखूंगी। चेतन जो कि मेरे टीचर हैं एंड स्टूडियो के ओनर है, मैंने सोचा कि मैं उनसे सीखूंगी। मैंने उनके साथ एक कोर्स किया 3 मंथ्स का। मोस्टली टैटू आर्टिस्ट टैटूइंग खुद से सीखते थे, क्योंकि पहले टैटू के कोई कोर्स नहीं होते थे। अगर हमारे जो भी सीनियर की बात की जाए तो वो खुद से टैटू सीखे हुए हैं, उनको 10-10 12-12 साल लगे हैं, और जो भी उन्होंने उस 10-12 साल में नॉलेज की ली है वो उसको 3 महीने में हमें दे देते हैं। फिर हमारा काम होता है कि हम अपनी प्रैक्टिस करें और उसको आगे कैसे बनाएं, कैसे अपना टैटूइंग का प्रैक्टिस कर करके अच्छे टैटूज़ बनाना करना सीखें। तो मुझे याद है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था इस चीज़ में, और मैंने अपनी दिन रात एक किया। 3 महीने मैंने बहुत प्रैक्टिस की, और 3 महीने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया टैटूइंग। फर्स्ट टैटू मैंने अपने ऊपर ही बनाया, जो कि होता है कि टैटूज जब तुम सीख लेते हो तो पहले अपने ऊपर बनाते हो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि क्या दर्द तुम दूसरे को देने वाले हो। तो मैंने खुद पर बनाया, वो अच्छा बना, मेरे में कॉन्फिडेंस आया, और मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं टैटू सीख तो रही हूँ, पर बीइंग अ ट्रांस वुमन क्या लोग मेरे पास टैटू बनवाने आएंगे? क्योंकि हो सकता है यंग जनरेशन मेरे पास आए, पर आंटीज़, अंकल्स, बड़े लोग, सारे लोग, मैं सोचती थी नहीं आएंगे, मैं सोचती थी बहुत कम काम होगा, मगर मेरे पास इतना काम होता है और हर तरह का इंसान मेरे पास आता है, और जो भी मेरे पास आता है बहुत खुश होकर जाता है वो मुझसे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जिसके मन में ट्रांस वुमेन के लिए या किसी ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए बुरी भावना भी है, या वो कुछ सोचता है कि ये सही नहीं है, वो कभी उस इंसान ट्रांस वुमेन से मिला ही नहीं है अपनी पूरी ज़िंदगी, उसने शायद हाय हेलो भी नहीं की होगी। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बुरी बातें बोलते हैं ट्रांस वुमेन के बारे में, पर वो कभी मिले नहीं है। जैसे ही कोई भी आके मुझसे मिलता है उन्हें लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो हर इंसान की तरह है, इसमें तो कुछ खास नहीं है। हो सकता है कभी कभी उन्हें मैं नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा अच्छी इंसान लगूँ, तो वो वहीं पे चेंज हो जाते हैं। बहुत सारी क्लाइंट्स की मदर्स आती हैं, फादर आते हैं, ओल्ड लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, कोई भी मुझसे जो टैटू करवाने आता है बहुत खुश होके जाता है, अपना माइंड को चेंज करके जाता है। अगर उसके मन में कभी होगा LGBT कम्युनिटी के लिए कुछ, वो उसको वहीं पे मैं चेंज कर देती हूँ। यही मेरा मोटिव है, यही मेरा तरीका है एक्टिविज़म का। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं किसी सिगरेट वाले से सिगरेट भी लेने जा रही हूँ, जो कि क्या थिंकिंग रखता है, जो कि अपने मन में क्या सोचता होगा ट्रांस वुमेन के बारे में, जब वो मुझसे बात करता है तो वो भी चेंज हो जाता है। आज इस हौस खास विलेज में बहुत सारे दुकानें हैं, छोटी बड़ी, और मैं सब पर जाती हूँ और सबसे मिलती हूँ, और सब मुझसे बहुत इज्जत से मिलते हैं। सब मेरे को मेरे प्रोनाउंस से, मेरे को मैम बोल के या ब्रूना बोल के बुलाते हैं, और मैंने लोगों को चेंज होते हुए देखा है। और वो चेंज इसीलिए है क्योंकि मैं एज अ ट्रांस वुमेन दिखा रही हूँ कि एक नॉर्मल बात है। क्योंकि तुमने सिर्फ मूवीज़ में देखा है, दोस्ताना जैसी मूवीज़, या फिर पुरानी मूवीज़ जिनके अंदर LGBT लोगों को बहुत हंसी का पात्र बनाया गया है, उनके ऊपर हंसने का एक वो भी है। अगर कपिल शर्मा भी देखे तो वो भी आज हंसाने के लिए लड़के को लड़की बनाकर लाते हैं और उन पर जोक्स करते हैं। तो जोक का एक जो पात्र बने हुए हैं ना ये लोग, उनको मैं चेंज करना चाहती हूँ, और वो ना ग्राउंड लेवल से ऐसे ही चेंज होगा।
वो ऐसे चेंज नहीं होगा कि मैं प्रोटेस्ट करूँ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਟੈਟੂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੌਖਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? देखिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कॉरपोरेट्स में भी काम करते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं, गवर्नमेंट उसमें भी है, मगर उनके एक्सपीरियंसेस बहुत गंदे हैं। उनको वहाँ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनके लिए वॉशरूम्स नहीं होते हैं, उनके लिए रूल्स नहीं होते हैं, उनको कोई छेड़ दे तो कोई ऐसा रूल नहीं बना हुआ है जो एक लड़की को छेड़ने पे किसी के ऊपर लागू हो, बट उनके लिए नहीं बना हुआ है। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मुझे अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसा बैड कल्चर है, कैसे लोग उनको ट्रीट करते हैं। अब कंपनी है जो कि बहुत बड़ी है, कॉर्पोरेट है, वहाँ हज़ारों के हिसाब से एम्प्लॉयज़ हैं और हर कोई सेम नहीं हो सकता है। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं मगर बाकी लोग नहीं करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं टैटू आर्टिस्ट नहीं होती तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रही होती जॉब के लिए, मुझे लोग रखते या नहीं रखते। मैं काम अच्छा कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैंने अपनी मास कम्युनिकेशन के अंदर ग्रेजुएशन की है, मैं पास जाऊँ 2 स्कूल से, मैं हर वो काम कर सकती हूँ और अच्छे से कर सकती हूँ, तो फिर बट सिर्फ मेरे जेंडर को लेकर। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? जर्नलिज्म वाली साइड पे मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा आर्ट की तरफ था, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थी। मैं आर्टिस्ट नहीं थी बट मैं एक थोड़ी सी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहती थी। तो मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर थी और मैंने एक कॉर्पोरेट के लिए काम किया भी हुआ है, मगर एक लड़का बनकर। तो उसके बाद फिर जब मुझे ये अब प्रोफेशन मिला, ये मुझे बहुत अच्छा प्रोफेशन लगता है क्योंकि इस जैसे टैटूइंग है वो भी एक टैबू है। अब मुझे मज़ा इसमें इसलिए आता है क्योंकि एक तो मैं ट्रांस वुमेन हूँ, एक टैबू तो ये हो गया, और दूसरा मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ। टैटू आर्टिस्ट अगर आप बोलोगे तो आपको घर नहीं मिलेगा रेंट पर, अगर आप बोलोगे आप टैटू आर्टिस्ट हो तो शायद आपकी शादी ना हो, या लोग आपको क्योंकि लोग टैटू स्टूडियोज़ कभी जाते नहीं हैं, बट उनके दिमाग में रहता है कि टैटू स्टूडियो एक गंदी सी शेडी सी जगह होगी जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होगा, वहाँ पे कोई काम कर रहा होगा और बिल्कुल गंदा, ऐसा मूवीज़ में जैसा दिखाते हैं। मगर आज आप यहाँ टैटू स्टूडियो आए हो वैसा है ही नहीं। तो ये स्टीरियोटाइप तोड़ने में भी मुझे बड़ा मजा आता है। लोग सोचते हैं, जैसे लोगों के पेरेंट्स होते हैं वो ये बात सोचते हैं कि कैसा सा होगा टैटू स्टूडियो, जब वो यहाँ आके देखते हैं तो उनका पूरा माइंड चेंज हो जाता है। तो स्टीरियोटाइप तोड़ना मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो मेरी जो दोनों ये टैटू आर्टिस्ट का उससे है, मैं उससे भी स्टीरियोटाइप्स तोड़ती हूँ और बीइंग अ ट्रांस वुमेन भी मैं स्टीरियोटाइप को तोड़ती हुई चलती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਜ਼ ਖਾਸ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? रूटीन डेज की मैं गल कर रही हूँ। देखो ऐसा मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। बहुत मेरी ज़िंदगी में ये आम बात है कि लोग मुझे स्टेयर करेंगे। अच्छा। जैसे लड़की अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो हर रिक्शे वाला या फिर कोई भी जो बाहर ये क्लब्स के लिए लोग बुला रहे हैं ये लोग, या कोई लड़के जा रहे हैं या लड़कियाँ जा रही हैं, या फिर कोई दुकान वाला है, कोई भी अगर बाहर होगा ना, तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ वो मुझे शेयर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो साइकोलॉजिकली ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैं बहुत ट्राई करती हूँ अपने आप को संभालने का। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं अपने रास्ते पे अपना सीधा चलती रहूँ और इन चीज़ों के पीछे ना पड़ूं। कमेंट्स भी मिलते हैं, कुछ कहते हैं। अब मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं इतनी रिस्पेक्टेड अच्छे काम कर रही हूँ, अच्छी चीज़ कर रही हूँ, बट फिर भी जब मैं कभी जा रही हूँ तो कोई पीछे से छक्का बोल देता है या कोई हिजड़ा बोल देता है। अब वो लोग बहुत ही लो क्लास हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो लोग मेरे को छक्का बोलते हैं तो मुझे बुरा भी नहीं लगता है, लेकिन किसी को बुरा लग सकता है क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि अब उनको कोई वर्ड भी नहीं पता है इसके सिवा। छक्का, ट्रांस वुमेन तो एक नया वर्ड है, एक इंग्लिश वर्ड है जो अब आया है, लेकिन छक्का, हिजड़ा ये सब लोग मुझे बोलते हैं, मेरे को कोई परवाह इसकी नहीं पड़ती। हौस खास की बात की जाए तो हौस खास की पार्किंग के अंदर सेक्स वर्क जो ट्रांस वुमेन्स होती हैं वहाँ सेक्स वर्क भी चलता है, भी चलता है प्रेजेंटली। हाँ, अभी 12 बजे के बाद अगर आप जाओगे तो वहाँ ट्रांस वुमेन्स खड़ी होंगी और वहाँ सेक्स वर्क होता है। अब मेरे लिए मुश्किल ये होता है कि मुझे भी वहीं से कैब लेनी होती है अपने घर के लिए। तो मैं अपनी कैब के लिए जब वहाँ वेट करती हूँ तो गाड़ियाँ आती हैं और मुझसे मेरे रेट, प्राइस, चलना है ये वो पूछती हुई जाती हैं। तो मेरे में इतनी हिम्मत है कि मुझे ये बुरा नहीं लगता। मैंने इस चीज़ को पहले ही सीख लिया था कि कोई भी ये बातें जो होती हैं ये मुझे इफेक्ट ना करे। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰ? ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ?
हाँ ऐसा हुआ है। अगर मतलब अपनी ट्रांस वुमन बनने की जो स्टोरी है अगर वो मैं तुम्हें बताऊं, जिसके अंदर जो सबसे मेन पार्ट है मेरी लाइफ का, जब 25 साल पे मैंने सोचा कि मैं एक ट्रांसजेंडर वुमेन बनूंगी, तो मेरे घर पे किसी को नहीं पता था, काम पर भी किसी को नहीं पता था। अब मेरे पास कोई जगह भी नहीं थी कि मैं कपड़े बदल के वहाँ पर एक ट्रांस वुमेन बन पाऊँ। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक कार है और रोहिणी से यहाँ आने में लगते हैं 1 घंटा। तो मैं अपनी कार में काले वाले वो शीशे लगा के घर से निकलती थी एक लड़के की तरह, गाड़ी लगा लेती थी कहीं पे कोने में, और वहीं पे अपने कपड़े चेंज करती थी और मेकअप भी कर लेती थी। गाड़ी में ही चेंज करके जब तक स्टूडियो आना है तब तक मैंने वैसे ही रहना है। फिर यहाँ पर आके स्टूडियो आने से पहले मैं चेंज कर लेती थी और फिर स्टूडियो आती थी, पूरे दिन काम किया, फिर रात को सेम वो यही करती थी। तो सुबह जाती थी, शाम को ये, सुबह शाम ये करती थी गाड़ी में। बहुत मुश्किल होता था लेकिन मज़े मज़े इतने ज़्यादा आते थे कि मैं ये कर पा रही हूँ, लेकिन डर भी बहुत लगता था। तो एक दिन एक इंसिडेंट हुआ, मैं रेड लाइट पर थी और कुछ स्कूटी वाले आगे थे और उन्होंने मेरे को देख लिया। अब मैं डर गई, तो रेड लाइट पे मैं अपनी गाड़ी में नीचे छुप गई, अपनी ही गाड़ी में, कि जब ग्रीन होगी तो ये निकल जाएंगे ये लोग। बट वो लोग निकले नहीं ग्रीन होने के बाद भी, और पीछे से सब हॉर्न बजा रहे हैं कि मैं चल क्यों नहीं रही हूँ। अब मुझे उठना पड़ा, मैं उठी ऊपर, उन्होंने मुझे देखा और मेरे पे हंसे पहले 2 मिनट तक और फिर चले गए। मेरे को बहुत बुरा लगा और मेरे को लगा कि गाड़ी में ये करना ना सेफ़ नहीं है। एक बारी मेरी गाड़ी के पीछे किसी ने अपनी गाड़ी लगा दी और वो मेरे पीछे काफ़ी दूर तक आया, तो मुझे बहुत डर लगा गाड़ी में ये कर ਜਿੱਦਾਂ करके। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। अब इतना नहीं करते हैं क्योंकि तब LGBT के लिए इतनी नॉलेज नहीं थी, तब कोई रूल्स नहीं बने थे। आज अगर मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो हो सकता है कोई एक्शन ले लिया जाए, लेकिन उस समय पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था क्योंकि उस समय मैं ही गलत हूँ। अगर कोई मेरा रेप करता है तो भी मेरे को ही जेल होगी क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, मैं जो कर रही हूँ वो क्रिमिनल एक्टिविटी है, अलाउड ही नहीं है, तो गलती मेरी मानी जाएगी। तो गाड़ी में ही सब किया और मैं बहुत दिनों तक गाड़ी में करने के बाद बोर हो गई और मैं अपने आप को कभी देख नहीं पाती थी। गाड़ी में तुम अपने आप को देख नहीं सकते, तो मैंने सोचा कि जो मॉल के वॉशरूम्स होते हैं, सब बड़े बड़े मॉल होते हैं, खाली पड़े रहते हैं, उनके जो वॉशरूम्स होते हैं ना टॉप फ्लोर पे, वहाँ जाती हूँ और वहाँ जाके ड्रेस चेंज करती हूँ। तो मैं अपनी ड्रेस और मेकअप सारा लेकर वहाँ जाती थी, रोज़ चेंज करती थी और वहाँ मुझे मिल गया शीशा। शीशे में मैंने अपने आप को पहली बार देखा। मैं रोज़ चेंज करती थी, लेकिन कुछ दिन बाद गार्ड भैया को शक हो गया कि रोज़ रात को 10 बजे मैं क्यों आ रही हूँ और वहाँ जा रही हूँ, तो मेरा वो भी छिन गया। फिर मैंने सोचा कि मैं किसी पार्क में जाके रात को ही करती हूँ, पार्क में तो रात को लोग नहीं आते हैं ना, तो मैं पार्क में जाती थी रोज़ रात को। यहाँ से गाड़ी में बैठी हूँ, ड्रेस अप चेंज किया है, पार्क चली गई हूँ रात को 10 बजे। अब मैं एक बारी गई, 2 बारी गई, तीसरी बारी मुझे वहाँ एक बंदा मिल गया जिसने मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश की जब मैं जा रही थी। मैं थोड़ी और आगे बढ़ी और मैं अपने घर पहुंचने वाली थी। मेरे से गलती ये हो गई कि मेरी गाड़ी के जो लॉक होते हैं वो खुले हुए थे। मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक 6 फीट का बंदा मेरी गाड़ी में आके बैठा है। अच्छा। उसने मुझे हैरेस किया, उसने मुझे बोला कि मैं पुलिस वाला हूँ और अब मैं तेरे साथ देख क्या करता हूँ, तेरी पूरी फैमिली को बताऊँगा, मैं तेरी पूरी सोसाइटी में तेरे को नंगा कर दूँगा, ऐसा ऐसा बातें उसने मुझे बोली जो मेरे को बहुत डरावनी वो लगी। एक्चुअली में था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो था, बट वो मुझे डरा रहा था। तो मैं बहुत डरी, मैं रोई, मुझे याद है। और कुछ उसके बाद किया फिर उन्होंने कुछ उसने इनएप्रोप्रिएट? लास्ट में मुझसे पैसे लिए और वो चला गया, बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी उस समय। और मैंने सोचा कि अब पार्क भी करना बंद कर पड़ेगा। अब मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तब मैंने अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पर दिल्ली में 10-15 मिनट 1 घंटे से ज़्यादा कभी लड़की बन ही नहीं पाती हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी का डिसीजन कैसे लूँ कि मैं ऐसे अपनी ज़िंदगी को आगे करना चाहती हूँ और अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करूँ। तब मैंने सोचा कि मैं गोवा जाऊँगी 7 दिन के लिए अकेले, सोलो ट्रिप पे, और मैं वहाँ जाके एक लड़की की ज़िंदगी जीऊँगी। गोवा मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ी कूल जगह है, लोग एक्सेप्ट करते हैं वहाँ। मैंने सारी शॉपिंग की, मैंने मेकअप ख़रीदा, मैंने कपड़े ख़रीदे, और ये सब मेरे को छुपाना पड़ता था कहीं ना कहीं क्योंकि किसी को नहीं पता है अभी, तो मैं सब कुछ छुपा कर चलती थी। बड़ी टेंशन होती थी, दिमाग में डर लगा रहता था। और फिर मैं यहाँ से गोवा गई हूँ। गोवा के एयरपोर्ट पर जाके मुझे बहुत मतलब ऐसी थी कि मुझे गोवा में कदम भी रखना है तो एक लड़की बन के रखना है। मैंने गोवा के वॉशरूम में ही एयरपोर्ट में चेंज कर लिया। रात के 2 बजे मैं वहाँ पहुँची थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि तब मुझे इतना अच्छा मेकअप करना नहीं आता था, तब मेरा ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था अपनी ज़िंदगी में। तो मैं जब वहाँ गई, मैंने वहाँ पर रात को कैब बुक करी, मैं अपने होटल गई। 7 दिन तक मैं वहाँ पे एक लड़की की ज़िंदगी जी मैंने। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई मुझे जानता नहीं था, वहाँ कोई क्या ही बोलेगा। जिस होटल में मैं रुकी मैं उनसे बात कर चुकी थी। 7 दिन मैं हर जगह एक वुमेन बन के रही, वुमेन बन के सोई, वुमेन बन के उठी, जो मैं बचपन से मेरा सपना था।
और 7 दिन के बाद मुझे समझ आ गया कि मैं हूँ क्या। मैंने अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट किया। एक LGBT कम्युनिटी में एक बंदे के लिए, जैसे जो भी इससे गुजर रहा है या जो भी ये है ऐसा है, उसको सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, और अपने आप को एक्सेप्ट करने के बाद जब मैं दिल्ली आई तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, और मुझे जानना, और मुझे बस पता था कि अब मुझे तो अपनी आप लाइफ में उसी क्या लड़की के गेटअप में अपने घर गए? नहीं, ऐसा नहीं किया। तो मैंने फिर अपनी एक जर्नी स्टार्ट की। मैंने जैसे जैसे धीरे को लोगों को स्टार्ट किया बताना। अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें आती है मेरी लाइफ में कि सबको मैंने बता दिया और सब ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ मेरी माँ को छोड़कर। और मेरे लिए सबसे ज़रूरी था कि वो मुझे एक्सेप्ट करे, और कोई भी मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, मेरी मॉम मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए, बट उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि देख, तेरे को जो भी करना है तू बाहर कर, ये सब घर पे मत करियो। तो मैं क्या करती थी, मैं रोज़ सुबह उठती थी, मैंने 4 साल तक किया ये। मेरे पास बाइक थी, मैं बाइक पर यहाँ आती थी। चेतन ने मुझे बोला कि देख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू यहाँ आके चेंज कर ले, यहाँ आके शाम तक चेंज करके ब्रूना की लाइफ जी, और फिर जब वापस जाना हो घर तो वैसे चले जाइयो। रोहिणी, जिस इलाके में मैं रहती थी पहले, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी बहुत लो है। वहाँ के लोग एजुकेटेड तो हैं, लेकिन वहाँ के लोग LGBT कम्युनिटी को नहीं समझते, और वहाँ के लोगों को नहीं है इतना नॉलेज इन चीज़ों के बारे में, और बहुत ही क्लोज माइंडेड लोग हैं। तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम थी कि मैं वहाँ पर तो ये नहीं कर सकती, वहाँ पर मैं सोच भी नहीं सकती। आज भी मैं अपने घर रहती हूँ वसंत कुंज में, बट रोहिणी में कभी ऐसे नहीं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग सपोर्टिव नहीं है। जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, क्या वो शादी वगैरह करने में विलिंग रहते हैं? शादी के लिए हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं, और हर किसी को लाइफ में पार्टनर की ज़रूरत होती है। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो बातें उठाई हैं वो काफ़ी वैलिड है, कि शादी सिर्फ एक दिल का या प्यार का रिश्ता नहीं है, क्योंकि जब मैं मरूंगी तो मैं किसको नॉमिनी बनाऊंगी, मेरे बैंक अकाउंट का कौन पार्टनर होगा, मेरी इंश्योरेंस कौन वो करेगा, क्योंकि अब हम बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो एक पार्टनर की ज़रूरत तो पड़ती ही है एक टाइम पर। तो हर कोई शादी करना चाहता है, बट ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जैसे आपने रिकग्नाइज किया है अपने आप को कि आप एक ट्रांस वुमन हो, और जो आपकी सेक्सुअलिटी है, मतलब 2 चीज़ें होती हैं, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, है ना? तो जेंडर आपने किया है कि एक ट्रांस वुमन हो, तो एक ये भी सोसाइटी में मतलब कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि इनकी क्या सेक्सुअलिटी है या किसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। तो अब इसके बारे में भी बताइए। देखिए, मोस्टली ट्रांस वुमेन्स मोस्टली लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लड़कों की तरफ ही हो। ट्रांस मैन अगर लिया जाए तो वो मोस्टली लड़कियों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। अगर गे की बात की जाए तो वो लड़के और लड़के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। लेस्बियंस की बात की जाए तो एक लड़की से अट्रैक्टेड होती है। अब जेंडर और सेक्सुअलिटी अलग है। अगर गे की बात की जाए, लेस्बियंस की बात की जाए, तो ये सेक्सुअलिटी के अंदर आ जाते हैं। इनकी सेक्सुअलिटी ये है कि ये एक मैन से मैन को पसंद करते हैं, एक वुमेन है जो वुमेन को पसंद करती है। एक ट्रांस वुमेन सेक्सुअलिटी में भी चेंज करती है और जेंडर में भी अपने आप को चेंज करती है। जेंडर के वो उसको तोड़कर अपना एक डिफरेंट जेंडर करती है। मुझे हमेशा से ये लगता है कि लोगों को लगता है कि ये बुरी चीज़ है या ये बहुत बेकार है, मगर अगर स्पिरिचुअली देखा जाए और हमारे भगवानों को जिस तरह से लोग पूजते हैं, अगर शिवा की बात की जाए, अर्धनारीश्वर, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का जो एक मेल है। हाँ। और ये तो हमें बहुत सदियों पहले ये मैसेज अर्धनारीश्वर का जो वो मैसेज है वो ये इसी वजह से दिया गया है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि शिव को मैं ट्रांस वुमेन बोलूँ या मैं बोलूँ कि शिव जी ऐसे थे या नहीं है, मगर शिव जी ने हमें एक चीज़ सिखाई कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी दोनों के अंदर होती है। तुम जब पैदा होते हो तो तुम अपनी माँ और बाप दोनों से ही पैदा होते हो। तुम्हारे अंदर जितने तुम्हारे पापा के गुण हैं उतने तुम्हारे मम्मी के भी गुण हैं। अब सोसाइटी के ऊपर है कि वो तुम्हें कैसा करती है। अब बच्चा पैदा होता है और वो लड़का है तो उसको ब्लू कलर ही मिलेगा पहनने के लिए, लड़की को पिंक मिल जाएगा, लड़के को शॉर्ट्स पहनने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए, अगर कॉन्शियसली देखा जाए असलियत में, तो सोसाइटी एक लड़के को सिखाती है कि तेरे को जीन्स पैंट पहननी है। वो उससे कभी नहीं पूछती है कि उसे क्या पहनना है। हो सकता है उसे स्कर्ट पहनने का मौका हो सकता है हमारे जो पुराने राजा महाराजा थे वो तो स्कर्ट पहनते थे, हमारे जो पहले के कानों में वो पहनते थे। बहुत कुछ था। अगर हम कृष्ण जी की ही मूर्ति उठा लें तो वो आईलाइनर भी लगाते हैं, वो आईलैशेस पूरा श्रृंगार करते थे, वो हाथों में चूड़ियाँ भी पहनते हैं, वो मेहंदी भी लगाते हैं, वो नेल पॉलिश भी लगाते हैं। लोग अंधे होकर उनकी पूजा करते हैं मगर कोई भी कभी उसको देख नहीं पाता है। मगर मैं सच में जब मंदिर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि भगवान ने तो कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया हुआ। वो कुछ भी पहनता है और वो कुछ भी करना चाहता है, क्योंकि असलियत में यही है। मैं अपनी ट्रांस वुमेन मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का जो बीच का जो बैलेंस है ना,
उसको मेंटेन करके चलती है। वो जितना मैस्कुलिन अंदर से है वही हाफ एंड हाफ वाला, जो जितना मैस्कुलिन है उतना ही फेमिनिन है। अब उसके ऊपर है कि वो किस आइडेंटिटी को ऊपर लेकर जाना चाहे। मेरे केस में मैं देखती हूँ कि मैंने 25 साल एक लड़के की ज़िंदगी जी है और आगे आने वाले 25 साल में एक लड़की की ज़िंदगी जीऊँगी। मैं एक ही ज़िंदगी में 2 ज़िंदगियाँ जीऊँगी और वो दोनों ज़िंदगियों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत मेन है। एक लड़का जब शादी पे जाता है तो वो क्या करता है, अपने दोस्तों से मिलता है, पार्टी करता है, दारू पीता है, डांस करता है, या कैसी कैसी वो चीज़ें करता है, और मैंने वो सब की हैं। मगर जब एक लड़की एक शादी पे जाती है तो उसको मेहंदी लगवाने का शौक़ होता है, उसको नए नए कपड़े पहनने का शौक़ होता है, उसको अपनी फ्रेंड से मिलने का, डांस करने का, उसके अलग एक्सपीरियंसेस हैं और एक लड़के के अलग। मैंने वो दोनों किए। तो मेरे को लगता है कि इसको बुरा माना जाता है, लेकिन ये तो बहुत मज़े वाली चीज़ है जो मैं करती हूँ अपनी लाइफ में। मैंने बाइक भी चलाई है, मैंने कार भी चलाई है। मेरे लिए मैंने लड़कियों को डेट किया है और एक लड़कियों को वैसा महसूस कराया जैसा एक लड़का करवाता है, और अब लड़के मुझे तो वैसा अब आप महसूस फिर लड़कों को डेट करती हाँ, हैं? मैं मोस्टली लड़कों को डेट करती हूँ। और जो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा कर्मा है जो मुझे वापस मिलता है, क्योंकि मैं भी एक ऐसा ही लड़का थी, एकदम टॉक्सिक, मैस्कुलिनिटी की पीक में सबसे हाई। मुझे सच में लगता था कि लड़कियां बहुत बेवकूफ़ होती हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होती, बहुत ही वीक होती हैं, भगवान ने इन्हें कैसा बनाया है या क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं, ये क्यों इतना टाइम लगाती है नहाने में, ये क्यों इतना टाइम लगाती है मेकअप करने में। पर जब मैं एक लड़की बनी, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, बहुत छोटा सा है, बट मैं अपनी ज़िंदगी में 2 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं नहाई हूँ। क्यों? क्योंकि बीइंग अ लड़का, लड़के 2 मिनट से 5 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं नहाते हैं। वो ऊपर ऊपर साबुन लगाते हैं और नहा कर बाहर आ जाते हैं। अब बीइंग अ वुमेन, मैं जब नहाने जाती हूँ तो पहले मुझे अपने बाल शैम्पू करने होते हैं, फिर कंडीशनर करना होता है, फिर लूफा लगाना होता है, फिर अपनी सारी बॉडी के पार्ट्स को क्लीन करना होता है, अपने नेल्स को क्लीन करना होता है। तो आज जब मैं नहाती हूँ तो मुझे आधा घंटा लग जाता है, 45 मिनट्स लग जाते हैं। मुझे समझ आता है कि क्यों लड़के हमेशा बोलते थे कि ये इतना टाइम लगाती हैं, बट लड़कियों को अपने आप को सजना संवरना साफ रखना अच्छा पसंद होता है। एक लड़का कभी ये नहीं समझ पाएगा कि ये क्यों नहाए जा रही है, कि ये क्यों मेकअप करे जा रही है, कि इसको शादी में जाना है तो ये 2 घंटे से क्यों तैयार हो रही है, वो कभी नहीं समझ पाएगा। सिमिलरली एक लड़की भी एक लड़के की भावनाओं को कभी भी नहीं समझ पाएगी। वो कितना ही लड़के को समझ ले, चाहे वो उसका पार्टनर हो और वो उसको अच्छे से जानती हो, मगर वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकती जो एक लड़का एक्सपीरियंस करता है। मैंने वो दोनों एक्सपीरियंसेस किए हैं। अच्छा, चलो मैं आपकी वॉल की बात करती हूँ। हाउ डज़ इट फील लाइक टू फीचर इन लुई विटॉन? मेरे लिए लाइक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। एंड मुझे उस टाइम पे सच में नहीं पता था कि लुई विटॉन कोई इतना बड़ा ब्रांड है या कुछ है। मेरे को जब भी मेरे को ऑफ़र आया और मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं ये करना चाहती हूँ, बट मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है और कैसा वो बुकलेट छपने वाली है। बट सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही था कि उन 9 और वुमेन्स से मिलना, उनके एक्सपीरियंसेस को देखना, वो क्या ज़िंदगी में सफ़र करती हैं, वो क्या ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करती हैं, उनसे मिलना, उनकी स्टोरीज़ में अपनी स्टोरीज़ को देखना बहुत ही मज़ेदार था। नए लोगों के साथ कनेक्शन बनाना और अपने आप को एक एक्सप्रेशन देना। तुम्हारी फ़ोटो खिंचती है, तुम उसको देखते हो एक डिफरेंट अटायर में, वो बहुत ही अमेजिंग था मेरे लिए लुई विटॉन के टाइम। अब जैसे हम फॉर्म्स देखते हैं तो पहले तो आप लोग एग्जिस्ट करते थे, एग्जिस्ट करते हुए भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे, आइडेंटिटी नहीं थी कोई, है ना। तो हम देखते एक कॉलम आ गया अदर, मेल फीमेल अदर्स, ठीक है, एक कॉम और एक ट्रांस आ गया, है ना। तो अदर्स और ट्रांस, कई बार ट्रांस होता है, कई बार सिर्फ अदर ही होता है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी फ़ाइट तो अभी भी चल रही है LGBTQ कम्युनिटी की, कितना समय लगेगा? जैसे सबसे बड़ी बात है कि वॉशरूम्स तो अभी भी नहीं है। अगर पब्लिक प्लेस पे आप जा रहे हो तो ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है कि LGBTQ एग्जिस्ट करता है बट इनके लिए ये बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं है। बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है। अगर वॉशरूम की बात की जाए तो मैं साउथ दिल्ली के एरिया में रहती हूँ और यहाँ पर थोड़ी सहूलियत है, यहाँ पर लोग थोड़े समझदार हैं। मगर दिल्ली के किसी भी और कोने में चले जाऊँ तो मुझे वॉशरूम जाना हो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेन वॉशरूम में मैं खुद नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं एक वुमेन की तरह फील करती हूँ। जैसे एक वुमेन है वैसे ही मैं हूँ, तो मैं मेन वॉशरूम में नहीं जाऊँगी। और अगर मैं वुमेन वॉशरूम में जाती हूँ तो वो लोग हमें बोलते हैं कि आप इस वॉशरूम में क्यों आए हो, आप अपने वॉशरूम में जाओ मेन वाले। तो अच्छा। एक नॉर्मल चीज़, एक ऐसा नेचर्स कॉल है जो रोका नहीं जा सकता, जिसके लिए एक नॉर्मल सहूलियत होनी चाहिए, वो ही नहीं है। और ये सरकार की नाकामी नहीं, ये लोगों की नाकामी है। लोग इतना पढ़ लिख के, इतना डेवलप होने के बाद भी इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो फिर भी
अपना काम थोड़ा बहुत करती है, लेकिन लोग चेंज नहीं होते हैं। लोग वहीं रहना चाहते हैं, लोग अपने जो पुराने थॉट्स थे उन्हीं पे रहना चाहते हैं। आज से बहुत टाइम पहले सती वाली वो चीज़ जो थी, लोग उसको सही मानते थे हाँ, उस टाइम पे, है कितना ना। गलत था कितना वो। गलत था कि एक इंसान को मरना पड़ेगा अगर उसका पति बन जाता है, और उसको सही माना जाता था। मगर वो चेंज हुआ, जला देते थे जिंदा चिता जला के देते साथ थे। ही। मगर टाइम के साथ उस चीज़ को चेंज करना पड़ा। वैसे ही हमारा हाल है आज। टाइम के साथ ये धीरे धीरे चेंज होगा, मगर अभी मैं सोचती हूँ कि जो मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं, जो बाकी ट्रांसवुमेंस हैं, मैं अपने आप को प्रिविलेज्ड मानती हूँ कि मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे एक घर मिला रहने के लिए। वरना हमारी कम्युनिटी में ये एक बहुत आम बात है, बच्चों को पता होता है बचपन से कि हमें बड़े होके घर को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझेंगे। तो वो बचपन से ही तैयारी करनी। आजकल के बच्चे बहुत, मतलब मैं रोज़ बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ, बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और अब वो दुखी भी नहीं होते इस बात पे। उन्हें पता है अगर अगर पंजाब में भी कोई बच्चा होगा ना, तो वो यही प्लान कर रहा होगा कि कैसे मैं यहाँ से निकलूँ और कैसे यहाँ से अपनी ज़िंदगी हिसाब से ज़िंदगी जीऊँ, जीऊँ। क्योंकि मेरी फैमिली इसको मानने नहीं वाली है। एक छोटी सी बात, अगर मान लोगे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर नहीं मानोगे तो फिर बात सारी एक्सेप्टेंस की है। बात सारी एक्सेप्टेंस की है। लेकिन पेरेंट्स को डर लगता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे। मेरी मॉम को भी यही डर लगता था कि सारे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, आस पड़ोसी क्या सोचेंगे। लेकिन तुम अपने बच्चे का सोचो ना। ये जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो रिलेटिव्स हैं, इन्होंने हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ बोलना है। तुम ट्रांसजेंडर ना होते तो किसी और तुम चीज़ के पीछे तुम्हारी कमियां निकाल रहे होते। तुम्हें अपने बच्चे को कैसे सपोर्ट करना है, ये तुम्हारे ऊपर है। और अगर तुम्हें ही लगता है कि ये गलत चीज़ है, तो पहले तुम्हें उसकी स्टडी, जैसे मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि ये गलत है, तो मैंने पूछा कि कैसे। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। उन्हें पता है कि बस ये गलत है, क्योंकि ये सिखाया गया है सोसाइटी के अंदर कि ये गलत है। जब वो मेरे साथ रहती हैं, मैं उनके अंदर चेंज देखती हूँ। वो अब बहुत खुल चुकी हैं, मेरे साथ और अच्छे से मुझे रहती लगता हैं। है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो कोई और कोई- चीज़ मैटर नहीं करती। अगर आज मेरी माँ अगर मुझे सपोर्ट करती हैं, वो मेरे साथ खड़ी हुई हैं, कोई मुझे करे या ना करे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी फैमिली में से कोई आ जाए या यहाँ पर कोई आकर बोले कि मैं नहीं करता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी माँ मुझे सपोर्ट करती है। उससे ज़्यादा एक LGBT कम्युनिटी में बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा मेन यही होता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बनती है कि फैमिलीज, और बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बोलती है कि हम तुम्हें मार देंगे। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके फैमिली ने नॉर्मली उन्हें बोला हुआ है, कुछ जाट कम्युनिटी से हैं, कुछ राजस्थान के लोग हैं, जिनकी फैमिलीज़ ने साफ बोला हुआ है कि अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारी ऑनर किलिंग कर दी जाएगी। वो भी उससे कैसे निकल के अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं, बनानी तो उनको है ही, तो वो भी अपने घर को छोड़ते हैं, छुप छुप के रहते हैं। पुलिस मतलब स्ट्रगल जारी है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा जारी है, लेकिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आज, पहले हमारी कम्युनिटी में भी एक गलती थी। हमारी कम्युनिटी में जितना भी हिजरा कम्युनिटी ने के लोग हैं, वो लोग सेक्स वर्क या फिर बेगिंग के अंदर, मैं मानती हूँ कि उनके पास प्रिविलेज नहीं है, मैं मानती हूँ कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, मगर इस चीज़ को एक जॉब बना लेना और इसी चीज़ को करते चले जाना भी गलत है, बहुत गलत है। अगर तुम सेक्स वर्क कर, आज मुझे लोग देख के यही सोचते हैं कि मैं सेक्स वर्क करूं। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल से सारे ट्रांस वुमेन कम्युनिटी, हिजरा कम्युनिटी सेक्स वर्क के अंदर है, तो वो लोग सोचते हैं कि मैं भी सेक्स वर्क करूं, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल बात है। तो आपके कांटेक्ट में है कुछ ऐसी ट्रांस वुमेन जो अभी भी सेक्स वर्क करती हैं? मेरे कांटेक्ट में तो ऐसी कोई नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ। नहीं, मैं मतलब बहुत आप सारी- जानते हैं कि जो कोई ट्रांस वुमेन है वो इस मतलब इस दलदल ही एक तरह की दलदल में फंसी हुई है। मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखती हूँ और मुझे पता है कि बहुत सारे ट्रांस वुमेन ऐसा करती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे, क्योंकि आप तो जैसे एक LGBTQ एक्टिविस्ट हो, तो आप उनकी काउंसलिंग भी कर सकते हो, आप उनको समझा भी सकते हो। देखिए, ट्रांस वुमेन्स और हिजरा कम्युनिटी के बीच में ना एक गैप है। ट्रांस वुमेन्स अपने आप को अलग मानती हैं, जैसे कि मैं हूँ, और मैं बचपन से हिजरा कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, वो जब पैदा होते हैं उनके बॉडी पार्ट में वो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो हिजरा बनते हैं। मगर एक ट्रांस वुमेन एक लड़का होती है जो ऑप्ट करती है कि मैं एक वुमेन बनना चाहती हूँ। दोनों सेम है, वो भी यही ट्रांस वुमेन है, मैं भी यही ट्रांस वुमेन हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा बीच में गैप है। वो लोग हमें बुरा मानते हैं, हम लोग उनको बुरा मानते हैं। हम लोग को लगता है कि उनकी वजह से हमारा नाम ख़राब होता है, उन लोगों को लगता है हम ज़्यादा प्रिविलेज हैं और हम मज़े लेते हैं और वो सारा दुख पीड़ा झेलती हैं। तो बहुत बड़ा गैप है कम्युनिटी के बीच में, हम में ही अभी इतनी ताकत नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि जैसे आपकी कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है, और ये भी एक कारण है कि जो आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हो उसमें आपको अभी तक वो मतलब
जस्टिस जो है वो मिला नहीं है जो मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम चेंज हुआ है। पिछले 10 साल तक ये सब बहुत लड़ाइयाँ थी, कम्युनिटी में बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज कम्युनिटी में यूनिटी हो रही है। क्यों? क्योंकि एलजीबीटी कम्युनिटी में सारे यंग लोग हैं। जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो क्लोजेट में रह गए हैं और वो नहीं एक्सेप्ट कर पाए और निकलने का दम नहीं रख पाए, तो वो लोग तो जा चुके हैं। अब सारे बच्चे हैं और सारे बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, जॉब्स करते हैं, चीज़ें करते हैं, और इन बच्चों की वजह से एक ऐसा चेंज आएगा। इन बच्चों के काम करने की वजह से ये बच्चे सेक्स वर्क को नहीं मानते हैं, ये बच्चे बेगिंग को नहीं मानते हैं, हालांकि इनके परिवार वाले इन्हें निकाल दें, लेकिन ये नहीं करेंगे और ये अपनी डिग्निटी से, रिस्पेक्ट से ये करना चाहते हैं। और अब जो बच्चे हैं, मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे हज़ारों दोस्त हैं कम्युनिटी में, और हर कोई एमएनसी में लगा हुआ है, हर कोई क्रिएटिव जॉब में लगा हुआ है, कोई आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कोई थिएटर में काम करता है। गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं मिलती हैं, कॉर्पोरेट में ज़्यादा जॉब नहीं मिलती है, मगर जो भी जॉब उन्हें मिलती है वो उसको करते हैं, वो उनको वेल करते हैं और अपनी लाइफ में आगे सक्सेसफुल आगे बनते जा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में जब यही बच्चे और सक्सेसफुल होंगे, यही बच्चे आगे जॉब कर रहे होंगे, और ये बच्चे ही पूरे समाज को चेंज करते हुए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं कि कब टाइम चेंज होगा, कब हमारी एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, शायद ये सरकार की गलती है या शायद लोगों की गलती है, मगर ऐसा मुझे लगता है कि इसमें किसी की गलती नहीं है, हम लोगों को ही ये खुद करना पड़ेगा और ये होगा। आगे आने वाले 10 सालों में बोला जाता है कि फ्यूचर इज़ नॉन बाइनरी, जो कि बहुत सच बात है। फ्यूचर के अंदर कोई जेंडर नहीं होगा। आज से आने वाले 10 या 15 साल बाद हर बच्चे को हक होगा कि वो पैदा होकर सोच सके या अपना ऑप्ट कर सके कि उसे क्या बनना है, उसे मैन बनना है, वुमेन बनना है, ट्रांस बनना है, ये उसके हाथ में होगा। और वो लड़ाई ही हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम लगे हुए हैं। हम जो आज ज़िंदगी जी पा रहे हैं, ये लड़ाई किसी ने पहले की हुई है। आज से 20 साल तक जो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट्स आ रहे हैं, धीरे 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 2019 में जाके सेक्शन 377 हटा, उसके बाद हमें ये चीज़ मिली। हमारा यही मिशन है कि हम आगे आने वाले टाइम में इतने सक्सेसफुल हो जाएं, हम इतने, मुझे ऐसा लगता है सक्सेस हर चीज़ को हरा सकती है। क्योंकि मुझे याद है आज भी कि मैं जब पार्किंग में, मैंने आपको बताया ना कि मैं खड़ी होती हूँ तो कोई मुझसे आके रेट पूछ लेता है, तो एक बार एक गाड़ी आई और उसने मुझसे रेट पूछ लिया। उस दिन मैंने सोचा था कि अगली बार लाइफ में आके सक्सेसफुल होकर अगर ये मेरे से कभी कोई आके रेट पूछता है ना, तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं अपने ड्राइवर को फ़ोन करूँगी जो कि मुझे ऑडी में लेने आएगा मेरी गाड़ी में, और उनके सामने मैं अपनी गाड़ी में खोलूँगी और बैठ के निकल जाऊँगी। उसके बाद शायद वो किसी ट्रांस वुमन से पूछ नहीं पाएंगे कि उसका रेट क्या है। सक्सेस इंसान को हरा सबसे बड़ी चीज़ है। मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इसलिए ही होना चाहती हूँ ताकि मैं साबित कर सकूँ कि मैं एबनॉर्मल नहीं हूँ। लोगों को लगता है कि मैं एबनॉर्मल हूँ, मगर एबनॉर्मल होके भी मैंने सक्सेस पा ली। जबकि इसका उल्टा है। बात अगर कॉन्शियसनेस पे आई जाए, बात अगर स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के ऊपर आई जाए, आपके अंदर भी एक लड़का है और एक लड़की है। आप, एक माँ कभी एक बाप का भी रोल भी निभा देती है। जब पापा नहीं होते तो वो पापा भी बन जाती है, एक पापा कभी माँ भी बन जाते हैं। हर इंसान में थोड़ा सा फेमिनिन, थोड़ा सा मैस्कुलिन है। वो कैसे उसे संभाल के चलता है, ये बात है। ट्रांस वुमेन उसका बैलेंस बना लेती है, ट्रांस वुमेन उसको 50-50 कर लेती है। बहुत मुश्किल होता है अपने आप को ऐसा सपोर्ट, अपने आप को ऐसा एक्सेप्ट करना कि मैं एक ऐसे इंसान हूँ, और बहुत लकी भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लकी हूँ कि मैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि एक बारी मेरी काम वाली आंटी ने बोला कि भगवान ने कितना गलत किया, आपको लड़की बना देता। अगर भगवान को मौका मिले और वो मुझे आज लड़की बना दे, तो मैं भगवान को मना कर दूंगी कि मुझे लड़की मत बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर मैं लड़की होती तो मेरी ज़िंदगी एक लड़की जैसी होती। मैं पढ़ती लिखती, घर वाले शादी करवा देते, शादी के बाद मेरा एक पति होता, बच्चे होते, वो ही सेम लाइफ जो लाखों करोड़ों लोग जी रहे हैं। कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ में नया, कुछ मज़ेदार, कुछ ऐसा अपने आप के साथ ही ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मैं एक भगवान को बोलती कि मुझे लड़की मत बनाओ, मुझे ट्रांस वुमन बनाओ। ट्रांस एक ऐसा सब वर्ड है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसेंडेंट, ट्रांसप्लांट, ट्रांसफॉर्म। ट्रांस जो वर्ड है उसका मतलब ही है कि आप अपने माइंड के साथ एक ट्रांस में आप चले जाते हो और आप अपने आप को ढूंढते हो उसके अंदर से। मैंने अपने आप के अंदर से एक वुमन भी ढूंढी है और एक मैन भी ढूंढा है। मैंने उन लड़कों के साथ वो सारी मस्ती और वो सारे ज़िंदगी के पल जिए हैं, और मैं बिल्कुल एक ऐसे लड़का थी जैसे लड़के होते हैं। मोटर बाइक चलाना, पार्टीज़ करना, गालियाँ देना, या मैं एकदम लड़के होते हैं ना वैसे, मैस्कुलिनिटी में बिल्कुल वैसे थी। और आज मैं एकदम फेमिनिन और चेंज हो चुकी हूँ। मेरे को मज़ा आता है अपने अंदर ये चेंज देखने में। मेरे को मज़ा आता है कि कैसे मैंने एक ही ज़िंदगी में 2 ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस किए। मैंने एक लड़की के साथ भी डेट किया है, और आज कोई लड़का मेरे साथ डेट करता है तो मुझे फ़ील होता है कि उस लड़की को कैसा फ़ील होता होगा जब मैं उसके साथ कभी धोखा कर रही होंगी।
जब मैंने कभी उस लड़की का दिल तोड़ा होगा तो उसको कैसा फील हुआ होगा, मेरे को तो नहीं पता। आज मुझे पता चलता है, जब लड़के मेरा दिल तोड़ते हैं तो मुझे फील होता है जब कि आप एक लड़की की तरह सोचते हो। हाँ, जब मैं एक लड़की की तरह सोचती हूँ, जब मैं एक लड़की की तरह अपनी ज़िंदगी को जीती हूँ, हर ज़िंदगी का हर मौका ही बदल गया है। अब जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, अ, अगर मैं एक लड़का होती तो शायद उनके लिए मैं मौसा, या उनके लिए मैं ऐसा जो भी लड़कों वाला वो। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रूना हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं विश करती हूँ कि जो LGBTQ कम्युनिटी है वो जल्द से जल्द एक नॉर्मल लाइफ जो है वो लीड करे, जैसे नॉर्मल लोग लीड करते हैं, जैसे जेंट्स करते हैं, विमेन करती हैं, वैसे ही LGBTQ जो है वो जल्दी से एक नॉर्मल ट्रैक पर आए, उनको उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल बाकी ना रहे। थैंक यू।